हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के विषय में जाना था। आज हम महापाषाण काल के विषय में जानते हुए आद्य ऐतिहासिक काल में कदम रखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महापाषाण काल। दरअसल नवपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का विकास हुआ। पत्थर की बड़ी बड़ी कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इनमें मानवों को दफनाया जाता था। इस काल में लोग सामान्य तौर पर पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। यह प्रथा दक्कन, उत्तर पूर्वी भारत एवं कश्मीर के क्षेत्र में प्रचलित थी। यहाँ पर मिली कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर के गहने भी मिले हैं। इस काल में आंशिक शवाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रह्मगिरी, आदिचनल्लूर, मास्की, चिंगलपत्तू, नागार्जुनकोंडा आदि इसके प्रमुख शवाधान केंद्र थे। इस काल के लोग धान के साथ साथ रागी की भी खेती करते थे। इतिहासकारों द्वारा महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईसा पूर्व के बीच किया गया है। आइए अब आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में जानते हैं। पाषाण काल की समाप्ति के बाद धातु युग का प्रारंभ हुआ। इसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति को इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। गैरिक तथा काले लाल मृदभांड भी इसी काल से संबंधित हैं। चलिए अब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसका प्रयोग मानव ने लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया। इस काल में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ किया जाता था। इसी कारण इसे ताम्रपाषाण काल संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, जो भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। आइए इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिले ताम्रपाषाणिक स्थलों की। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहाड़, बालाथल और गिलुंद में ताम्रपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित हैं, इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती था, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर तांबा मिलता था। इसका कालक्रम 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया जाता है। यहाँ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, जिसमें कहीं कहीं पक्की ईंटें लगी हुई हैं। यहाँ से तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अहाड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से अलग है, क्योंकि दूसरे केंद्रों पर लाल व काले मृदभांड मिले हैं, जबकि यहाँ इन मृदभांडों पर सफ़ेद रंग से चित्रकारी भी की गई है। आइए अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में विकसित ताम्रपाषाणिक संस्कृति की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण तथा नावदा टोली प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। नावदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। साथ ही लाल काले मृदभांड भी मिले हैं, जिन पर ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। कायथा संस्कृति के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और उत्तर हड़प्पन संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ स्टेटाइट एवं कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। इसी क्षेत्र में मालवा संस्कृति का भी विकास हुआ, जो अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा, एरण तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलेबंद हैं। चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में विकसित ताम्रपाषाणिक संस्कृति की। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद तथा पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश तथा नासिक आदि हैं। इस सामूहिक क्षेत्र को जोरवे संस्कृति नाम दिया गया। नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव दिखलाती हैं। साथ ही यहाँ से गैंडा, हाथी, भैंस तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। आरंभिक ताम्रपाषाणिक स्थल इनाम गांव से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। यह स्थल किलाबंद एवं खाई से घिरा हुआ था। यहाँ शिल्पी लोग पश्चिमी हिस्से में रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। आइए अब एक नज़र पूर्वी भारत के ताम्रपाषाणिक स्थलों पर भी डाल लेते हैं। पूर्वी भारत में गंगा के किनारे चिरांद, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में महिस्थल प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। इसके अलावा बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह एवं नरहन अन्य ताम्रपाषाणिक स्थल हैं।
1200 ईसा पूर्व के आसपास ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में बनी रही। इनके विलुप्त होने का प्रमुख कारण अत्यंत कम वर्षा एवं सूखा था। तो इस तरह हमने प्रमुख ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियों के विषय में जानकारी एकत्र की। अब ऐतिहासिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उन अनेकों ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है जिनका वर्णन अभी हाल ही में किया गया है, लेकिन उन संस्कृतियों से कहीं अधिक विकसित थी। इस संस्कृति का विकास ताम्रपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक विकसित कर ली थी। इसका भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक था। यह सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। इसका सबसे पहले पता 1826 में चार्ल्स मैसन ने लगाया। उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर का पता लगाया। आगे 1922 में राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो का पता लगाया। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे मेसोपोटामिया के प्रभाव से उत्पन्न मानते हैं, जिनमें मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, लियोनार्ड वुली, डी कौशाम्बी एवं क्रेमर आदि शामिल हैं। फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर जैसे विद्वान इसे ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से उत्पन्न सभ्यता मानते हैं, जबकि तीसरी विचारधारा देसी प्रभाव या सूथी संस्कृति से इसके विकास की है, जिसके प्रवर्तक अमलानंद घोष, धम्रपाल अग्रवाल और ब्रिजेट ऑल्चिन आदि हैं। तो इस तरह हमने ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों एवं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में जाना। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी नगर निर्माण योजना एवं प्रमुख नगरों के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।